ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बात करते हैं 5th यूनिट में रीति मुक्त काव्य की विशेषता। जो रीति मुक्त काव्य है उसकी भी अपनी प्रवृत्तियां रही हैं। भले ही रीतिकालीन विशेषताएं जो रीति काल की तीनों धाराएं हैं उनमें परिलक्षित होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अंतर है जो रीतिबद्ध में अलग है, रीति सिद्ध में अलग है और रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के रूप में कुछ अलग है। तो रीति मुक्त काव्य धारा रीति काल की वह धारा है जिसमें कवियों के द्वारा किसी भी प्रकार के रीति नियम आदि का परिपालन नहीं किया गया, जिनका की रीति काल में विशिष्ट स्थान था। इसी कारण यह धारा स्वच्छंद धारा के रूप में जानी। इस धारा के जितने भी कवि हुए, चाहे वो घनानंद हो, आलम हो, बोधा हो या ठाकुर हो, कोई भी हो, सभी ने श्रृंगार काव्य रीतिबद्ध श्रृंगार से पर्याप्त रूप से भिन्न प्रकृति को स्वीकार करते हुए अपने काव्य की सृजना की। तो उनके श्रृंगार काव्य में जो रीतिबद्ध श्रृंगार काव्य है या रीति सिद्ध श्रृंगार काव्य है, उससे पर्याप्त भिन्नता देखने के लिए मिलती है। और ये जो इनका काव्य है ये स्वच्छंद है, इसमें उदात्त भावनाओं का पोषण हुआ है, प्रेम के अनुभूति पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। इस काव्य की जो प्रधान अभिव्यक्ति है वो प्रेम की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करना है। इन कवियों ने सौंदर्य के मार्मिक और संवेदनात्मक स्वरूपों का वर्णन किया। प्रेम के विरह पक्ष को भी रीति मुक्त कवियों ने सहजता से स्वीकार किया। तो ये जो रीति मुक्त कवि कहलाए हैं, इस युग के जो कवि हैं उनका एक तो एक सा वर्ग था। ये वर्ग ना तो कोई लक्षण ग्रंथ का प्रणयन करता था, ना ही लक्षणों को ध्यान में रखकर कोई उदाहरण प्रस्तुत करता था। ऐसे कवियों में यानी कि इस धारा के जितने भी कवि थे उनमें ये लालसा नहीं थी कि उनके काव्य को पढ़ करके उसमें आचार्यत्व का बोध हो। ये शुद्ध रूप से, शुद्ध भावनाओं से एक कवि आत्म को स्वीकार करते। परंपरा में सर्वत्र मुक्त होने के कारण ही ये जो काव्य धारा के कवि हैं ये रीति मुक्त कहलाए, स्वच्छंद मार्गी कवि कहलाए। और इनका जो स्वच्छंदता का तात्पर्य है, साहित्यिक रूढ़ियां जो उस समय प्रचलित थी रीति काल में, जो उस समय परंपराएं प्रचलित थी, जो बंधन थे जिनको कि कवि अपने साहित्य में उतारते थे, ये काव्य उन सब से मुक्त रहा, इसीलिए रीति मुक्त कहलाए। कहीं कहीं पर ऐसा लगता है जैसे जो स्वच्छंद शब्द है थोड़ी सी भ्रांति पैदा करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काव्य की एक धारा को स्वच्छंद काव्य धारा कहा है और श्रीधर पाठक को इसका प्रवर्तक बता दिया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जो कुछ आलोचक हैं उन्होंने छायावादी कवियों को भी स्वच्छंदतावादी कह दिया है। डॉक्टर प्रेम शंकर ने हिंदी स्वच्छंदतावादी काव्य ग्रंथ के अंतर्गत छायावादी कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की। भारतीय साहित्य में स्वच्छंद प्रवृत्ति के उदाहरण प्राचीन काल से प्राप्त होते हैं। लौकिक संस्कृत से लेकर के जो प्राकृत और अपभ्रंश तक की रचनाएं प्राप्त होती है। हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्य काल है, जो रीति काल के नाम से जाना जाता है, इसमें कवियों का एक ऐसा वर्ग था जो जीवन और काव्य
दोनों क्षेत्रों में स्वच्छंद था, इसीलिए इन्हें स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया। घनानंद के काव्य के संग्रहकर्ता बृजनाथ ने घनानंद की प्रशस्ति में स्वच्छंद शब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। रीति मुक्त अथवा स्वच्छंदतावादी काव्य मूलतः अनुभूति प्रधान था। इसका मूल प्रेरक तत्व जीवन होता है। यह समस्त काव्य रूढ़ियों को नकार कर चलता है। रीति मुक्त कवि बहिर्जगत की अपेक्षा यानी कि बाह्य जगत की अपेक्षा आंतरिक रूप में अपनी बात को अधिक कहते थे। मनोवेगों का प्रवाह, कल्पना की अधिकता, ये इनके काव्य की विशेषताएं होती। इसी विशेषता की अभिव्यंजना में लाक्षणिकता एवं व्यंजना की प्रधानता निहित थी। तो रीति मुक्त कवि भाषा को गढ़ने की अपेक्षा भावों की महत्ता पर अधिक बल देते थे। इनके साहित्य में शिल्प की अपेक्षा काव्य का प्राधान्य है, यानी कि जो बाहरी गुण हैं उनके अपेक्षा जो आंतरिक गुण हैं उनको अधिक महत्व दिया। रीति काल में मुख्य रूप से प्रेम परक स्वच्छंदता मार्गी काव्य लिखा गया है। प्रेम और श्रृंगार वर्णन का इन कवियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था, मतलब प्रभाव है लेकिन इन्होंने अपने काव्य में जो वर्णनीय विषय स्वीकारे हैं उनमें प्रेम और श्रृंगार मतलब कि भले ही मुख्य रहे हों, लेकिन इन कवियों ने शास्त्रीय परंपरा एवं सामाजिक मर्यादा की उपेक्षा करते हुए स्वच्छंद रूप से प्रेम का चित्रण किया। प्रेम काव्य के अतिरिक्त इसके अंतर्गत भक्ति, नीति और वीर रसात्मक रचनाएं प्रवृत्त हुई। तो अगर हम इसमें सबसे पहले प्रेम काव्य को लें तो रीति मुक्त मार्गी प्रेम मार्गी कवियों के अंतर्गत आलम, द्विजदेव, ठाकुर, बोधा और घनानंद आते हैं। द्विजदेव मुख्यतः प्रेम और प्रकृति के कवि हैं। इनका प्रकृति वर्णन संश्लिष्ट रूप में पाया गया और जहां तक प्रेम वर्णन का संबंध है, इनकी जितनी रचनाएं उपलब्ध हैं उनमें श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी में रीति परंपरा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। अतः उन्हें रीति मुक्त कवि ही मानना अधिक सही है, उचित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बेनी को रीति मुक्त और स्वच्छंद प्रेम धारा का कवि कहा है, लेकिन उनकी प्रमुख रचना नवरस तरंग में रसों का जिस रूप में विवेचन किया गया है वह बेनी कवि को रीतिबद्ध रस निरूपक आचार्य कवियों इनके रूप में इनकी कोटि में खड़ा कर। इस प्रकार प्रेम मार्गी स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत जो अन्य कवि हैं आलम, ठाकुर, बोधा, घनानंद, द्विजदेव आदि ये ही रह जाते हैं, यही शेष बचते हैं। आगे यदि हम देखें इसमें जो विशेषताएं रीति मुक्त काव्य धारा में हैं तो उनको अगर एक एक करके देखें तो सबसे पहली विशेषता देखने में मिलती है कि प्रेम का अनुभूति पक्ष। जो स्वच्छंद रीति से चलने वाले ये सारे कवि थे, इन कवियों ने अपने साहित्य में जिस विषय को केंद्र में लिया है वो है प्रेम का अनुभूति पक्ष। हम देखते हैं कि रीतिबद्ध कवि थे, रीति सिद्ध कवि थे, उन्होंने
नायक नायिका के प्रेम से उसे भिन्न स्वरूपों के साथ जो है अभिव्यक्त किया है, लेकिन उसका कला पक्ष अधिक शिल्प को अधिक ध्यान दिया है। उन्होंने जो प्रेम की अनुभूति है उसको इतना स्पर्श नहीं किया, लेकिन जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं उन्होंने प्रेम के अनुभूति पक्ष को जितना अधिक उभारा है उतना नहीं किसी और को उभारा। साथ ही इस धारा के कवियों ने हृदय की आंतरिक अनुभूतियों को प्रेम के चरम उत्कर्ष के साथ, उसकी कसक के साथ, उसकी छटपटाहट के साथ, उसकी वेदना के साथ एक मार्मिक स्वरूप के साथ मंडित करते हुए अभिव्यंजित किया है। तो यही कारण है कि इन कवियों ने प्रेम के उदात्त स्वरूप का स्पर्श कर लिया है, जिसका स्पर्श रीतिबद्ध या रीति सिद्ध कवि नहीं कर पाए। एक और जो विशेषता है कि रीति नियम परिपाटी इन सब से जो रीति मुक्त काव्यधारा का साहित्य है वो पूर्णतः मुक्त रहा है। इन कवियों ने जो रीतियां चली आ रही थी, जो नियम चले आ रहे थे, जो परिपाटियां पूर्व से चली आ रही थी, कि शास्त्रीय परंपरा चल रही थी, लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा चल रही थी, अपने लक्षण ग्रंथों को स्पष्ट करने के लिए उसमें उदाहरण लिखने की एक प्रवृत्ति चल रही थी, तो इस सब से ये परे रहे हैं। इस धारा के कवियों ने प्रमुख रूप से काव्य शास्त्रीय परंपरा को जो है मतलब उसे नकार कर स्वच्छंद प्रवृत्ति को अपने काव्य में स्थान प्रदान किया है। उन्होंने काव्य शास्त्र के पर्याप्त ज्ञान के रहने के बाद भी, मतलब ये नहीं कह सकते कि इन कवियों को काव्य शास्त्र का ज्ञान ही नहीं था, ज्ञान अधिक था, पूरा काव्य शास्त्र का ज्ञान इन समस्त कवियों को था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने काव्य शास्त्रीय ज्ञान को, पांडित्य प्रदर्शन को, चमत्कार को, सबको नगण्य किया है। इन कवियों ने अलंकार, छंद, नायक नायिका भेद, रीति, वक्रोक्ति, इन सिद्धांतों पर आधारित जो भी पद्धतियां उस समय चल रही थी उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, उनका अनुकरण नहीं किया। यही कारण है कि जो रीति मुक्त काव्य है वो जो रीतियां थी रीतिकालीन साहित्य की, उनके नियमों से पूर्ण रूपेण मुक्त रहा है और इसीलिए स्वच्छंद विचरण करता हुआ प्रतीत होता है। उनका विश्वास काव्य में मौलिक अनुभूतियों को अभिव्यंजित करना रहा है। रीति स्वच्छंद कवि प्रीति सिद्ध एवं रीतिबद्ध, जो रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवि हैं उनसे पूर्णतः भिन्न प्रवृत्ति को धारण करने वाला है। तो इन कवियों का जो वैशिष्ट्य है वो और सबसे ज्यादा अधिक बढ़ा हुआ दिखाई देता है और सबसे ज्यादा अधिक महत्व वाला दिखाई देता है। तो रीतिकालीन काव्य भले ही श्रृंगारिकता से परिपूर्ण रहा है, पर जो रीति मुक्त काव्य है वो उस श्रृंगार के होने के साथ साथ उसमें अनुभूति पक्ष को अधिक लेने के कारण और नियम और परिपाटियों से मुक्त रहने के कारण एक अलग ही वैशिष्ट्य को धारण करता हुआ चला है। आगे हम देखते हैं कि जो रीतिकालीन साहित्य है उसमें भाव प्रवणता से युक्त काव्य जो है वो मंडित रहा है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि श्रृंगार प्रेमी और भाव ब्राह्मण थे, मतलब के भावुक। उन्होंने प्रेम की पीड़ा को स्याही बनाकर अपने हृदय के उद्गारों को उससे लिखना प्रारंभ किया और उनकी कविता की प्रेरणा भाव बनकर उपमानों और बिंबों के मिश्रण के साथ मंडित होते हुए उनकी अंतरदशाओं की अभिव्यक्ति करती हुई प्रतीत होती है। तो जो रीतिकालीन कवि हैं और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, इनके काव्य में ये जो भाव प्रवणता है ये उस काव्य को और अधिक मधुर बना देती है और अधिक सौंदर्यमयी बना देती है और अधिक उसको महत्व प्रदान कर देती है। इसके अतिरिक्त देखें तो जो रीति मुक्त काव्यधारा का साहित्य जो इस काव्यधारा में प्रणीत हुआ उसमें
विरह व्यथा की प्रधानता देखने के लिए मिलती है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन पीड़ा, वेदना की कसक व्यथा से युक्त रहा है और इन कवियों ने संयोग में भी वियोग पक्ष को अभिव्यंजित किया है। इसलिए उनके प्रेम में एक विछोह है, एक कसक है जो वहां दिखाई देती है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य जगत में प्राप्त वियोग की प्रचलित परंपरा से रीति मुक्त काव्य का वियोग बिल्कुल अलग है और उसका वैशिष्ट्य भी बिल्कुल अलग है। वो एकदम सत्य और स्वाभाविक प्रतीत होता है। इस प्रेम पर फारसी प्रभाव पूर्ण रूपेण दृष्टिगोचर होता है। इस विशिष्ट प्रवृत्ति ने रीति मुक्त काव्य को एक सहज और स्वाभाविक वैशिष्ट्य प्रदान किया है। तो रीति मुक्त काव्य की जो ये विशेषताएं हैं, वो रीति मुक्त काव्य को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं और अधिक उसको इतना मतलब कि एक आंतरिक सौंदर्य प्रदान करती हैं, जो तत्काल पाठक के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और जो विद्वत वर्ग है, उसको जो सहृदयी वर्ग है, उसको और अधिक मतलब रस विभोर कर देता है, आनंद विभोर कर देता है। इसके अतिरिक्त भी अगर अन्य विशेषताओं की बात की जाए तो इस काव्य में व्यक्ति प्रधान मतलब धारा में जो काव्य का सृजन हुआ वो व्यक्ति प्रधान काव्य था। तो प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति क्योंकि आत्मपरक शैली में हुई है, तो रीतिबद्ध कवियों ने प्रेमी प्रेमिकाओं की जो हाव भाव की जैसी व्यंजना की, वैसी व्यंजना यहाँ रीति मुक्त काव्य धारा में प्राप्त नहीं होती। रीतिबद्ध काव्य यदि वस्तु प्रधान था, तो रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान रहा है। इस धारा के कवि अपनी निजी जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब आहत थे, चोट खाए हुए थे, जैसे किसी वेदना से, किसी पीड़ा से युक्त थे और किसी के द्वारा मतलब जिस हृदय का आघात जिन्होंने प्राप्त किया हो, ऐसी उत्कट वेदना से युक्त थे। तो यही कारण था कि रीति मुक्त कवियों का जो वियोग वर्णन है, जब उसका आस्वादन लिया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो जो वाणी उनके मुख से निकली है, वो उनके मुख से नहीं, उनके मस्तिष्क की संयोजना नहीं, बल्कि उनके हृदय की एक सच्ची आवाज है, जो वास्तविकता में उनके हृदय से प्रस्फुटित हुई है और सीधे हृदय पर आघात करती है। तो इस प्रकार जो रीति मुक्त काव्य है, वो काव्य व्यक्ति प्रधानता से युक्त है और उसमें उन कवियों के हृदय की अपनी एक मार्मिक वेदना जो पाठक को मतलब कि दृष्टि डालते ही, उस पर आस्वादन करते ही उसे खुद से जोड़ लेती है और ऐसा लगता है कि वो दुख उसका खुद का दुख है। तो उस आवाज को हम रीति मुक्त कवियों के साहित्य में देख सकते हैं, जो उनके खुद के हृदय की वेदना के रूप में प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो रीति मुक्त काव्य धारा है, उसमें भावात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति है। प्रेम संबंधी धारणाएं रीतिबद्ध कवियों ने भी ली हैं और रीति सिद्ध कवियों ने भी उनकी अभिव्यक्ति की है, लेकिन जो रूप रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में प्राप्त होता है, वो रूप रीति सिद्ध और रीतिबद्ध में प्राप्त नहीं होता। तो रीति मुक्त काव्य की जो ये विशेषताएं हैं, ये वास्तव में रीति मुक्त काव्य साहित्य को रीतिबद्ध और रीति सिद्ध से अलग करती हैं और जो भावात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति इस काव्य धारा में हुई है, वो बिल्कुल अलग है। इन कवियों के प्रेम में पवित्रता परिलक्षित होती है, एक निष्ठता दिखाई देती है, समर्पण और त्याग की भावनाओं का समावेश है, उदारता का समावेश है। इस साहित्य के द्वारा जिस प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है, उसमें वासना, भोग, विलास की गंध बिल्कुल भी नहीं आती। प्रेमी प्रेम की पीड़ा को सहकर भी
प्रिय की कुशल कामना करता है, ऐसी अनुभूति इस साहित्य के द्वारा हुई है। भले ही वह अपने प्रियतम से ना मिले, लेकिन प्रेमी तो उसके लिए हर स्थिति में समर्पित रहता है। यह भाव जो रीति मुक्त कवि हैं उनके काव्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्रेम की अनन्यता यहाँ दिखाई देती है। कवियों ने इसे बड़ी दृढ़ता के साथ अपनाया है और अभिव्यक्त किया है। इसलिए जो रीति मुक्त काव्य धारा में प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, वो स्वाभाविक और सत्यनिष्ठ बन पड़ी है और इतनी प्रगाढ़ है कि वो एक पवित्र प्रेम की अनुभूति कराती है। इसी के साथ साथ जो रीति मुक्त काव्य धारा है, इसमें सहज और निश्चल भाषा का प्रयोग किया गया है। जहां रीतिबद्ध कवियों की रचनाओं में अलंकारों की भरमार दिखाई देती है, पांडित्य प्रदर्शन दिखाई देता है, चमत्कार प्रदर्शन दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती कहीं पर शब्दों को तोड़ मरोड़ कर और उनमें चमत्कार उत्पन्न करने का एक प्रयास किया गया है और जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को वहां ठूंसने का प्रयास किया गया है। तो ये जो प्रयास है, ये रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता और यही कारण है कि जो रीति मुक्त कवि हैं, उनकी जो भाषा है वो बहुत अधिक सहज और सरल हो उठी है। तो भाषा का जो स्वरूप यहाँ बन पड़ा है वो इसलिए सरल, सहज और स्वाभाविक बना है क्योंकि यहाँ भाषा में अनायास अलंकारों को और चमत्कार को थोपने का प्रयास नहीं किया गया है। जैसे भाव हैं उनके अनुसार जो अलंकार आदि का वर्णन है, छंद आदि का वर्णन है, वो किया गया है। इसीलिए भाषा में एक स्वाभाविकता, एक सहजता, एक सरलता और एक आकर्षण दिखाई देता है। भाषा कहीं पर भी बाधित नहीं होती। शब्द भी अपनी स्वच्छंद और आकर्षक गति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हम देखें तो घनानंद है, ठाकुर हैं, बोधा हैं, आलम हैं, इन सभी की भाषा में जो प्रेक्षणीयता है, लाक्षणिकता है और व्यंजना है, वह अपनी सूक्ष्म अनुभूतियों को सफल अभिव्यक्ति देने में समर्थ होती हुई दिखाई देती है। उनका काव्य अलंकारों का मुखापेक्षी नहीं है कि हर कदम पर उसको एक अलंकार चाहिए, एक अलंकार मिले तब अभिव्यक्ति हो। भाषा लोकोक्तियों और मुहावरों से सजी धजी है। इस कारण रीति मुक्त कवियों की भाषा में एक लोक जीवन का स्पर्श दिखाई देता है, एक जन जीवन का भाव उसमें उमड़ता हुआ प्रतीत होता है। उसमें एक प्रेक्षणीयता है, एक अर्थवत्ता है जिसने अपनी चरम सीमा को छुआ है और इसीलिए ये भाषा हृदय को छूती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार जो रीति मुक्त काव्य है वो प्रेमानुभूति है, वेदनानुभूति है, विविध मनोदशाओं का चित्रण है, सरस अनुभूतिमयता है। भाषा की असाधारण विशेषताओं के कारण भविष्य की छायावादी कविता का पूर्व जो बीज है वो यहाँ अंकुरित होता हुआ दिखाई देता है। अगर निष्कर्ष रूप में देखें तो इस प्रकार जो रीतिकालीन मुक्त काव्यधारा में विषयों की अभिव्यक्ति है वो जीवन दर्शन की दृष्टि से एक सीमा में बंधी हुई नहीं है। जैसे जो रीति सिद्ध धारा है, रीतिबद्ध काव्य धारा है, उसमें अभिव्यक्ति ऐसा लगता है कि कहीं बंध गई है। जो कोई सीमाएं हैं जिसने उसके पग में नूपुर डाल दिए हैं। श्रृंगार के दोनों पक्ष जिस रूप में इस काल में अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसी अभिव्यक्ति वो ना तो रीति सिद्ध काव्य धारा में प्राप्त कर पाते हैं और ना ही रीतिबद्ध काव्य धारा में प्राप्त कर पाते हैं। तो रीति काल के अध्ययन से संपूर्ण जो रीति काल है उसका पूरा अध्ययन करने के बाद जो एक निष्कर्ष सामने आता है
वो ये आता है कि इस समय वीर भावना प्राय क्षीण हो गई थी और सारे काव्य साहित्य पर श्री कृष्ण काव्य का प्रभाव था। नारी सौंदर्य की एक मादकता दिखाई देती है। आध्यात्मिकता के स्थान पर काव्य में श्रृंगारिकता का झुकाव अधिक प्रतीत होता है। धार्मिक श्रृंगार का आश्रय अवश्य लिया गया है, लेकिन संपूर्ण वातावरण लौकिक श्रृंगार का ही रहा है। तो रीतिकालीन साहित्य का संबंध दरबारों से है। उनका सृजन शासकों की रुचि के अनुसार हुआ है और दरबार मुगल दरबारों के अधीन थे। कवियों का दृष्टिकोण सीमित और असंतुलित रहा। नारी का उन्होंने वर्णन जो किया है उसमें व्यक्तित्व का पूर्ण अभाव है। उनके काव्य में सामाजिक उत्थान की भावना तो कहीं पाई ही नहीं जाती। उनकी दृष्टि जीवन के मौलिक प्रश्नों पर नहीं गई। सारा का सारा साहित्य काव्य शास्त्र की दृष्टि से लिखा गया, काम शास्त्र की दृष्टि से लिखा गया, क्योंकि इस काल में इससे पूर्व संस्कृत के काव्य शास्त्र का अध्ययन होने लगा था। तो रीति कवियों ने हिंदी साहित्य का विश्लेषण नहीं किया। इन्होंने संस्कृत साहित्य परंपरा का पालन करते हुए आचार्यत्व नहीं, अपनी कवित्व शक्ति को प्रस्तुत किया। तो इस काल में आचार्यत्व कम और कवित्व शक्ति अधिक मिली, जबकि जो रीति मुक्त काव्य धारा है वो इन सारी परिपाटियों से भिन्न रही है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि रीति मुक्त काव्य धारा तक आते आते कवियों ने इन सारे बंधनों को तोड़ दिया, इन्हें पीछे छोड़ दिया और स्वच्छंद आकाश में विचरण करते हुए अपनी लेखनी के द्वारा स्वच्छंद भावों की अभिव्यक्ति की है। और ये जो है रीति मुक्त काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता रही है और इस विशेषता को हिंदी साहित्य जगत तक लेके आने का जो कार्य किया है वो घनानंद ने किया है, आलम ने किया है, बोधा ने किया है, ठाकुर ने किया है, इन कवियों ने किया है। तो ये वास्तव में जो काव्य इनके द्वारा सृजित है वो आज भी प्रासंगिकता को धारण करता है और आज भी वैशिष्ट्य को धारण करता है, सौंदर्य को धारण करता है। कुल मिलाकर यह काव्य धारा में रचित जो साहित्य है वो अपने आप में अति विशिष्ट है। धन्यवाद।